कालांतर जंगल का पर्यायवाची है। कालांतर बोलते हैं जंगल को। अपगा कहते हैं नदी को। अपगा, पग मीन्स पैर, अर्थात निगेटिव सेंस है, पैर का ना होना, और आ लगने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। तो किसी स्त्रीलिंग का पर्यायवाची होगा आ लगा है तो, अर्थात बिना पैरों के चलने वाली है, नदी को कहते हैं। सतदल बोलते हैं कमल को। सतदल होता है कमल। शून्य कहते हैं आकाश को। शून्य आकाश। हुतासन कहते हैं अग्नि को। हुतासन अग्नि का पर्यायवाची है। रूक्ष होता है पेड़। रूक्ष पेड़ का पर्यायवाची है। विबुध होता है देवता। विबुध देवता। चारु पिछली क्लास में बताया था सुंदर। चारु सुंदर का पर्यायवाची है। और ललित भी सुंदर का पर्यायवाची है। ललित भी बोलते हैं सुंदर को। हेरंब कहा जाता है गणेश को। हेरंब बोलते हैं गणेश को। पुष्कल मीन्स होता है सोना। यहां लिखा है पुष्कल, और पुष्कल जो पर्यायवाची है वह है सोने का। पुष्कर होता तो तालाब हो जाता। द्विजराज, द्विजराज किसे कहा जाता है? पक्षी को बोलते हैं? नहीं, चंद्रमा। द्विजराज कहा जाता है चंद्रमा को। बलाहक, बलाहक बोलते हैं बादल को। बलाहक बादल का पर्यायवाची है। कुरंग पिछला विधान परिषद सचिवालय के आरओ एग्जाम में आया था। कुरंगम दे रखा था, हाथी का नहीं, ये पर्यायवाची है हिरण का। हिरण। हाथी का तो कुंजर हो जाता, कुंजर। कुंजर माने होता हाथी। ये लिखा है कुरंग। नेक्स्ट अस्म बोलते हैं पत्थर को। अस्म कहा जाता है पत्थर को। और कीस बड़ा वाला है, ये होता है बंदर। कीस कहते हैं बंदर को। रमणी पर्यायवाची है स्त्री का। नारी, स्त्री का पर्यायवाची है स्त्री का। पार्थ अर्जुन। हाँ, अर्जुन, कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते थे हे पार्थ, पार्थ। मेदिनी पर्यायवाची है पृथ्वी का। मेदिनी बोलते हैं पृथ्वी को। और कर्णिका, कर्णिका कहा जाता है सरस्वती को। कर्णिका सरस्वती का पर्यायवाची है। जनार्दन कहते हैं विष्णु को। जनार्दन विष्णु को। बीहड़ मीन्स होता है जंगल। बीहड़ मीन्स होता है जंगल। और रोहिणी कहा जाता है भी गाय को। रोहिणी कहते हैं गाय को। अनृत मीन्स होता है झूठ। झूठ। और तृण कहा जाता है घास को। तृण घास का पर्यायवाची है। तृण, तृणमूल, घास फूस है ना, तृणमूल। एक बार रिवीजन करेंगे, बताइए। इधर वालों को देख रहे हैं पहले, लिखे होंगे इधर वाले तो। हाँ, बताइए। कालांतर जंगल। अपगा नदी। सतदल कमल। शून्य आकाश। हुतासन अग्नि। रूक्ष पेड़। विबुध देवता। चारु सुंदर। ललित सुंदर। हेरंब गणेश। पुष्कल सोना। और द्विजराज चंद्रमा का पर्यायवाची। नेक्स्ट इधर लिखे हैं, इधर। हाँ, कहाँ लिखा है? कुरंग, हिरण सही तो है। वो कुंजर होता है हाथी। कुंजर माने मदकल मीन्स हाथी होता है। ये विधान परिषद सचिवालय अपने एग्जाम में आया था, याद करो। कुरंगम दे रखा था, मैं लगा हुआ उस वाले पेपर में। कुरंगम दे रखा था वहाँ, विधान परिषद सचिवालय का जो पेपर हुआ था। बलाहक बादल का पर्यायवाची है। कुरंगम हिरण का पर्यायवाची है। अस्म कहते हैं पत्थर को। अस्म पत्थर। कीस बंदर। रमणी स्त्री। पार्थ अर्जुन। मेदिनी पृथ्वी। कर्णिका सरस्वती। और जनार्दन विष्णु को कहते हैं।
बीहड़ जंगल को कहा जाता है, रोहिणी गाय, अनरत झूठ और तृण घास को, तृण कहा जाता है घास को। आगे चर्चा करते हैं, एक पेपर सेट सोल्व करेंगे। 25 सेट है मेरे पास आज के, हिंदी के अच्छे सवाल है, सारे बढ़िया सवाल एकदम। 4 ऑप्शन देकर के सवाल की शुरुआत करेंगे। पहले सवाल के 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है य, ध, र और एक दिया है ल। ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, इन चारों में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। इस बात की चर्चा कल वाली वीडियो में भी हुई थी, कल की क्लास में भी हुई थी। कौन सा? ध। स्पर्श व्यंजन मैंने पढ़ाया कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कै कंठिया वाला 5 वर्गों में बांट करके पढ़ाए थे, 5 इस प्रकार से और 5 इस प्रकार से, टोटल कितने हो गए? 25 है। और य, र, ल और एक और लिख दे यहीं पर व, ये किस में आते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं कि जो स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में हो, अर्थात ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाए और ध्वनि स्वरों की भांति निकले। है तो व्यंजन, लेकिन ध्वनि किनकी भांति निकले? स्वरों की भांति निकलती है। तो ऐसा सीधे से आप समझिएगा कि ये वे हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों के लक्षण रखते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में शरीर को, मुख को बाधा नहीं होती, आसानी से निकलते हैं हमारे मुख विवर से, उनको कहते हैं स्वर। जैसे छोटा आ, ई, ऊ, औ, ये आसानी के साथ निकलते हैं। फिर व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं कि वे वर्ण जो हमारे मुख विवर से कठिनाई के साथ निकलते हैं, जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है, शरीर को थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है जिनके उच्चारण में। जैसे ये कहा जाए फै, भै, मैं, कै। देखो जरा, एक तो बोल रहे हैं ए, एक बोल रहे हैं कै, तो कै को बोलने में कठिनाई हो रही है। आसानी से बोले जाने वाले स्वर, कठिनाई से बोले जाने वाले व्यंजन। फिर व्यंजनों की भी कैटेगरी बनाई है। लेकिन ये क्या हैं? ये जो हैं, ये चारों ध को छोड़कर जो गोल किए हुए हैं, वे स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य में आते हैं। ना ज्यादा कठिनाई होती है, ना ज्यादा आसानी से बोलते हैं ना। तो ऐसे समझो कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। तो ऐसे समझो कि वर्णमाला के 3 भाग होने थे, तीसरा कौन सा होता? इन दोनों के बीच वाला। आगे बताइएगा, जो ध है, ध कैसा है? स्पर्श व्यंजन 25 में शामिल है। आप मुझे बताओ कि ध का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है बताओ? त, थ, द, ध, न, तालव्य में आएगा। और हो पै, फै, बै, ओष्ठ्य। अभी चर्चा हुई इनकी। अगला सवाल देखते हैं जरा। नेक्स्ट प्रश्न है इनका, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से पूछा गया है, 4 ऑप्शन दे करके, अब यह पूछा है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है? क्या करें? ए नहीं है ना। कौन सा नहीं है? ए। अब जो जैसे मैंने पढ़ा है कि व्यंजनों को भी कैटेगरी में बांट दिया, तो स्वरों को भी बांटा गया है। जो इसको बनाते हैं ए को, तो ये बनता है आ प्लस ई बराबर ए, और इसको बनाए तो ये बनेगा आ प्लस ए बराबर बड़ा वाला ए बन जाएगा। और इसको अगर बनाते हैं तो ये बनेगा छोटा आ, ये छोटा या बड़ा कैसे भी रख लो, यहाँ भी छोटा आ या बड़ा आ कोसा भी रख लो, तो दोनों को जोड़ने पर बनेगा ओ। लेकिन ये जो आ है ना, ये किसी से मिलकर बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ये कैसा है? ये मूल स्वर है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और एक रीरी, ये 4 हैं मूल स्वर। बाकी है संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर भी फिर 2 पार्टों में बांट देते हैं, सहजातीय और विजातीय। आगे की चर्चा जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई, नेक्स्ट हाँ लिखते हैं, कै,
च, ट और फ। इनमें से पूछा गया कि कौन सा घोष वर्ण नहीं है, कौन सा घोष वर्ण नहीं है, कौन सा घोष वर्ण नहीं है, ये पूछा है ना, कौन सा घोष वर्ण नहीं है, कौन सा अल्प प्राण, सॉरी घोष ऐसे नहीं पूछा, ये वाला सवाल लिखा है मैंने, हाँ ये वाला पूछा गया कि अल्प प्राण वाला सवाल है, ये तो प्रश्न अल्प प्राण व्यंजन नहीं है कौन सा, अब बताइएगा क्या नहीं है, क्योंकि अल्प प्राण मैंने कल भी समझाया आपको, अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स वायु, जिनके उत्तरण में कम वायु निकलती है। जैसे ये कहा जाए कै तो ये अल्प प्राण है, और बोला जाए खे तो महाप्राण है, च अल्प प्राण है, छ महाप्राण है। कै कैसा है? अल्प प्राण। छ कैसा है? अल्प प्राण। ट का महाप्राण क्या बनेगा? ठ। इसका मतलब ये अल्प प्राण है, लेकिन जो फ है वो प का महाप्राण है। हमारा आंसर क्या होगा? फ हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया, 4 ऑप्शन देकर के त, ग, ज और एक दिया येड़ है। अब पूछा गया कि इनमें से कौन सा घोष व्यंजन नहीं है। ये था वो घोष व्यंजन नहीं है, कौन सा घोष व्यंजन नहीं है, पहचानो जरा। पहले तो आप ये बात समझिएगा कि घोष होते क्या हैं। तय नहीं है कैसे? देखो, अगर ये लिखा जाए कै, ख, ग, घ और एक ड़, अब इसको आप देखिएगा जरा कि कै, ख, ग, घ, ड़, इसमें जो पहले के 2 होते हैं वो तो होते हैं अघोष, ये होते हैं पहले के 2 अघोष, और बाद के जो 3 होते हैं ये होते हैं सघोष। अब घोष मीन्स होता है कंपन, घोष मीन्स क्या होता है? कंपन, अर्थात ऐसे व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में गले में स्वतंत्र रूप से कंपन नहीं होते तो अघोष, नहीं होते तो अघोष, और स्वतंत्र रूप से कंपन होते हैं तो सघोष कहलाते हैं। श्रेणी में पहल के 2 अघोष होते हैं, बाद के 3 सघोष होते हैं, 5 होते हैं ना कुल। तो अब देखिएगा जरा कि अगर ये लिखा जाए कै, ख, ग, कौन कै, ख, ग कौन से नंबर पर आया है? तीसरे नंबर पर, तो कैसा है? सघोष है। अब घोष कह लो या फिर सघोष कह लो, बात तो एक ही है। उसने क्या कहा कि कौन सा घोष नहीं है। इस वाले और क्या देखें, और तय को इसको रखते हैं जय को, च, छ, जय, 2 के ऊपर चला गया, 2 से पहले होता तो अघोष, सघोष है ना, जय भी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। आगे ट, ठ, ड, ढ, ये तो बाद में जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब एक शुरू में रह गया त, थ, है ना, तो पहल के 2 में ही आ गया। जब पहल के 2 में आता है तो कैसा होता है? अघोष। ये 3 इसमें घोष यानी सघोष है, और जो त है वो कैसा है? अघोष है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, 4 ऑप्शन देकर के आपको ये पूछा गया है कि एक तो दे रखा है ये वाला स, एक दे रखा है पेचरा से, एक दे रखा है त्र और एक दे रखा है ज्ञ। क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? 66 कोण वाला है ना। बताओ क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि संयुक्त स्वर होते हैं, स्वर होते हैं, स्वर है ना, संयुक्त स्वर 2 से मिलकर के बनते हैं। जब व्यंजन भी तो कुछ ऐसे होते हैं जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये कैसे बन जाएगा? कै प्लस स को जोड़ने पर यह बन जाता है त्र, ते प्लस र, त्र बन जाएगा। ये बनता है ग प्लस य, या फिर ये वाला ज प्लस एक इस प्रकार का ए, इसको जोड़ने पर यह बन जाता है। स किसी भी प्रकार से नहीं बनेगा, ये केवल अपने आप में स्वतंत्र होता है। यही पूछा गया था। अगला प्रश्न पर देखते हैं। नेक्स्ट आगे दिया गया शब्द है महोत्सव, और आपसे पूछा गया है कि महोत्सव में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। कैसे होगी गुण संधि? बताओ।
टुकड़े कैसे करोगे? महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, आ प्लस उ, महा प्लस उत्सव हो जाएंगे, महा प्लस उत्सव, ये हो जाएगा। प्लस के पहले वाला प्लस के बाद वाला जोड़ते हैं, प्लस के पहले आ है बड़ा, प्लस के बाद उ है, और जब आ और उ को जोड़ेंगे, अभी समझाया पिछले, तो ओ बनेगा। और जब एक मात्रा का विकार बनता है तो उसे कहते हैं, वहां बनती है गुण संधि, विकार को ही कहते हैं संधि। तो महोत्सव में कौन सी संधि बन जाएगी? गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नेक्स्ट पूछा गया, सदह उद्धार आपको बताना है कौन सी संधि होगी? उद्धार में कौन सी संधि होगी? इसके टुकड़े करते हैं उत प्लस हार, और जब प्लस के पहले या प्लस के बाद या कहीं भी एक भी जगह या दोनों जगह अगर व्यंजन आ जाए तो वहां पर संधि कौन सी बन जाती है? व्यंजन सी। अर्थात उद्धार में संधि कौन सी है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है? कौन सा होता है योजक चिन्ह? होता है ये वाला, ये वाला। जैसे अगर ये लिखा जाए सीताराम, सीताराम, तो ये है योजक चिन्ह। अपने पराये कौन सा होएगा? योजक चिन्ह आएगा। अच्छा बाकी बताओ, अगर ये होता कि समतुल्यता सूचक चिन्ह कहाँ होता है? समतुल्यता, समतुल्यता चिन्ह ये वाला होता है ना। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? पर्यायवाची लिखने में। जैसे अगर ये लिखा है मदकल, किसका पर्यायवाची है? तो ऐसे लिखेंगे ना, हाथी का पर्यायवाची। तो ये पर्यायवाची लिखने में प्रयोग किया जाता है। एक होता है अल्प विराम, अल्प विराम, ये वाला मार्क होता है ये वाला, इसको कहते हैं अल्प विराम। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है कि जब एक से एक जैसी जाति के शब्दों को बोला जाए एक साथ, तो उनको अलग करने के लिए बोलेंगे। जैसे ये कहा जाए कि सीता राम, सीता राम और लक्ष्मण वन को गए, तो यहां इसको अलग करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। एक पूर्ण विराम होता है, एक होता है अर्धविराम। अर्धविराम कौन सा होता है? अर्धविराम, अर्धविराम का चिन्ह होता है ये वाला, ये इसी के ऊपर एक बिंदु रख दो तो अर्धविराम हो जाएगा। पूर्ण विराम तो ये वाला होता ही है, जो वाक्य पूरा समाप्त हो जाए, वाक्य के तार एकदम टूट जाए। और अल्प विराम ये वाला होता है, अर्धविराम ये वाला होता है। ये तीनों विराम लिख दिए गए हैं एक साथ। इसको बोलने के बाद, वाक्य पूरा होने के बाद लंबे समय तक रुकना, और यहाँ बहुत कम समय तक रुकना, और दोनों के बीच में अगर रुका हो, ना ज़्यादा कम समय के लिए ना ज़्यादा लंबे समय के लिए, वहाँ पर प्रयोग किया जाता है अर्धविराम चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह। जैसे इसका प्रयोग होता है यह घड़ी, यह घड़ी खराब है, अर्धविराम, उसके आगे ज्यादा नहीं चलेगी, ज्यादा नहीं चलेगी। तो ज्यादा नहीं चलेगी, यह घड़ी खराब है, ज्यादा नहीं चलेगी, तो कुछ समय के लिए रुके बीच में, मार्क कौन सा लगाएंगे? अर्धविराम लगाते हैं ऐसी जगह पर, है ना। हमारी बाइक उठा ले गए, अर्धविराम, हमें पता भी नहीं किया, वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहां पर कुछ जिज्ञासा बनी रहे आगे की, जहां कुछ आगे, यह घड़ी खराब है, ज्यादा नहीं चलेगी, जिज्ञासा बनी रहेगी। मुझे आपकी एक बात का पता चला है
कि आप पास हो गए, जहाँ जिज्ञासा बनी रहे वहाँ पर कौन सा आता है, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक होता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, हाँ उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह भी होता है ये वाला, ये वाला उद्धरण चिन्ह। ये भी दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, पहले दोहरा उद्धरण मैंने लिख करके बता दिया। ये होता है कि किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों क्या तो जब लिखना हो, जैसा जिसने कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसको इस कोमे में लिखेंगे। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इनको इन कोमों में लिखेंगे। और ये कोमा अपनी भाषा में तो कह देते हैं, हिंदी की भाषा में इसको क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह ये होता है। एक होता है त्रुटि चिन्ह, उसको आप छोड़िएगा। एक होता है कोष्ठक चिन्ह, ये वाला कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह कौन सा होता है, यही वाला ही जो हम लगा रहे हैं, किसी के शब्द के अर्थ को ही दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भाई मतलब ही दर्शाने के लिए। तो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये वाला, इसका मतलब क्या है, ये वाला है ना। तो ये वाला मतलब दर्शाने के लिए तो प्रयोग किया हमने। ये वाले जो बाहर वाले चिन्ह है ये वाले, तो ये कोष्ठक के चिन्ह है, कोष्ठक के चिन्ह। जैसे जैसे पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें मतलब अल्ट्रा वायलेट किरणें। त्वचा को हानि पहुंचाती हैं। अब पराबैंगनी किसी को समझना है तो क्या पढ़ेगा वो, अल्ट्रा वायलेट। भाई इसी का मतलब तो ये है, और मतलब वाले को दर्शाया जाता है किस चिन्ह, किस ब्रैकेट में, किस चिन्ह में, कोष्ठक चिन्ह। ठीक, बाकी बढ़ाएंगे तो टॉपिक से बढ़ाएंगे, काम काम के हो गए। और वो सारे 13 प्रकार के हैं जो टोटल मैं आपको पढ़ाता हूँ। 13 प्रकार में से मुख्य वाले ये बता दिया। बाकी प्रेशरवाचक तो आप समझते ही हैं, और पूर्ण विराम मैंने आपको समझाया नहीं। एक्सक्लेमेटरी मार्क आप समझते ही हैं। एक होता है त्रुटि चिन्ह, ऐसे करके जब कुछ छूट जाता है, जैसे यहां लिखना था राम मोहन और सोहन घर आए हैं। अभी इसमें एक व्यक्ति और छूट गया, गणेश। मुझे गणेश और लिखना था, अब मैं कहाँ लिखूं, तो यहां लिखा गणेश, यहां लिखा गणेश और मार्क लगा दिया। अब इस प्रकार से ये वाला मार्क लगा दिया कि यहां पर एक जगह शब्द छोड़ गया तो यहां त्रुटि हो गई, तो ये त्रुटि चिन्ह है। ऊपर लिखते तो मार्क ये वाला लगा देते गणेश, ये बस त्रुटि चिन्ह हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं त्रुटि चिन्ह। एक होता है समाप्ति सूचक चिन्ह, उसको तो कैसे बना दो, समाप्ति सूचक चिन्ह जैसे ये वाला ऐसे बना दो इसको, या फिर इस प्रकार से बना दो समाप्ति सूचक चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं जब कोई पूरा किताब समाप्त हो जाए। किताब लिखी एक लेखक ने, हिंदी की व्याकरण की किताब हम पढ़ रहे थे, सबसे बाद में इस वाले मार्क का प्रयोग करते हैं। जब पूरी किताब समाप्त हो जाती है तब इसका प्रयोग करते हैं। एक होता है लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, लोप चिन्ह। भाई ये लिखा है राम, ये पूरा पैराग्राफ था, पैराग्राफ का हमने शुरू के 2 शब्द लिख दिया, बाद के 2 शब्द लिख दिए, बीच में क्या लगा दिया मार्क। इस मार्क को क्या कहते हैं, लोप चिन्ह कहते हैं। ये लोप चिन्ह होता है। ठीक, एक होता है निर्देशक चिन्ह। चलो बाकी तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इनका क्या कहा गया है। नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा था, 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह का। दे रखा था अर्धविराम, अर्धविराम तो मैंने समझाया कहाँ होता है। पूर्ण विराम, वाक्य रस समाप्त हो जाए। अल्प विराम, बहुत कम समय के लिए जो रुकते हैं, ये उदाहरण देकर के बताएं। अगले 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उन ऑप्शन पर करेंगे विचार। पहला ऑप्शन इन्होंने दिया सुरेश। सुरेश, संधि बता दो, सुरेश में कौन सी संधि है, भारत, वाराणसी
और एक दिया प्रोफेसर। आपको बताना है कि इनमें कौन सा वो शब्द है जिस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या पूछा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा होगा। नहीं है भाई, नहीं है। क्या लगाए? प्रोफेसर। भाई सुरेश खेल रहा है, एक है ना अपने आप में, जो अपने आप में एक हो। कल की वीडियो में समझाया था कि जो अपने आप में एक हो उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। भारत अपने आप में एक है, वाराणसी अपने आप में एक शहर है, एक है। तो प्रोफेसर तो एक जाति हो गई, तो ये कैसी है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे दिया है लोहा, सर्दी, सभा और एक दिया मकान। बताइएगा इनमें पूछा गया कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? सर्दी। भाववाचक संज्ञा कौन सा है? सर्दी। मिठास, गहराई, करुणा, ये सब भाववाचक संज्ञा है। बाकी बताओ लोहा कैसी संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक? लोहा द्रव्यवाचक, ऑक्सीजन, तेल, पानी। मकान जातिवाचक, जाति है ना मकान, घरों की एक जाति है, घर जातिवाचक है। सभा समूहवाचक और सर्दी आपने बताया अभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। शब्द है श्रवण, निबंध, ग्राम और एक शब्द है संपदा। पूछा क्या गया है? ये पूछा गया है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? संपदा। श्रवण ये तो पुल्लिंग ही है। निबंध, अच्छा निबंध के अच्छी निबंध? अच्छा निबंध है ना। हाँ। बड़ा ग्राम क्या बड़ी ग्राम? बड़ा ग्राम है ना। बड़ी होता तो स्त्रीलिंग बन जाता। मेरी संपदा क्या मेरा संपदा? मेरी संपदा है ना। तो ऐसा कोई शब्द रख लेते हैं, शब्द के आगे पता चल जाता है कि हाँ कौन सा शब्द कैसा है, जब किसी शब्द का लिंग पहचानना हो। कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में लिंग? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना। वचन कितने प्रकार के होते हैं? और कारक कितने प्रकार के होते हैं? कल फिर मैंने आपको समझाया कि लिंग, वचन और कारक ये किसके भेद हैं? बोलिए जल्दी। संज्ञा के। भी संज्ञा के 5 प्रकार हैं और 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से? वो यही तो हैं, लिंग, वचन और कारक ही तो हैं। नेक्स्ट आगे पूछा गया, नेक्स्ट संकल्प, सहायता, स्थापना और एक संस्था। इसमें पूछा गया वही कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखते हैं जरा। मेरी सहायता या मेरा सहायता? मेरी सहायता है ना। इसकी स्थापना या इसका स्थापना? इसकी स्थापना। हमारी मेरी संस्था या मेरा संस्था है ना। और संकल्पना, संकल्प, मेरा संकल्प क्या मेरी संकल्प? मेरा संकल्प। इसमें भी मेरी शब्द आया है, स्त्रीलिंग शब्द आया है, स्त्रीलिंग शब्द आगे लगा है, इसलिए ये तीनों स्त्रीलिंग है। लेकिन संकल्प कैसा शब्द है? ये पुल्लिंग शब्द है। यही इन्होंने भी पूछा था। नेक्स्ट शब्द है वह घर से बाहर आया। इस वाक्य में कारक कौन सा होगा? अपादान कारक। अलग हुआ है घर से। चूहा बिल से बाहर निकला, अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक। पत्ता पेड़ से गिरा, अपादान कारक। अपादान कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन पर करेंगे आप विचार। शब्द दिया है वह, तू, तुम और आप। और यह पूछा गया कि कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? वह खेल रहा है, अलग है वो अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है। कल भी आया था, वह अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे शब्द दिया गया है यह कुछ, वह और एक जो। इसमें पूछा गया कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कल की वीडियो में 3 टॉपिक क्लियर कराए थे, संज्ञा भी, सर्वनाम भी और वाच्य भी। कुछ अनिश्चयवाचक है ना। दूध में कुछ पड़ा है तो दिखाई तो दिया, पता नहीं क्या है। वह खेल रहा है
कैसा है? अन्य पुरुषवाचक। अगर ये कह दिया जाए कि वह पुस्तक मेरी है तो कैसा हो जाएगा? निश्चयवाचक में बन जाएगा वह। ध्यान देना है कि जब सर्वनाम भी आए और उसके लिए संज्ञा शब्द भी आए कि वो है क्या, तो वो बन जाता है निश्चयवाचक। जो देता है सो लेता है, ये कैसा है? संबंधवाचक है। और यह कैसा है? यह निश्चयवाचक है ना, यह निश्चयवाचक। आगे है नेक्स्ट, दूसरा एक शब्द दिया है दूसरा। आपको यह बताना है कि दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। दूसरा गुणवाचक है, गलत बातें बताओगे। गुणवाचक तो ऊंचा नीचा, खट्टा मीठा, तेज रसीला, मंद रस, गुलाबी सब होते हैं। संख्यावाचक कैसा है? संख्यावाचक। लेकिन अब जो संख्यावाचक के 5 प्रकार हैं, और संख्यावाचक के 5 प्रकारों में मतलब जो संख्यावाचक के मेनली तो 2 प्रकार है, निश्चित अनिश्चित। उसमें जो निश्चित संख्यावाचक है उसके 5 प्रकार हैं। उसमें 5 प्रकारों में कौन सा है? आवर्तीवादक है, आवर्तीवादक। क्रमवाचक होगा भाई। 5 प्रकार होते हैं संख्यावाचक के। एक तो होता है गणनावाचक, 1 2 3 गणनावाचक जय केवल 1 2 3 है ना। घर पर 2 मेहमान आए हैं, गणना करेंगे ना, संख्यावाचक तो है, गिना जाएगा। नेक्स्ट दूसरा होता है क्रमवाचक। क्रमवाचक, मोहन का कक्षा में दूसरा स्थान है, दूसरा गिना तो अब भी जाएगा लेकिन उसके क्रम बताया जाएगा गिन करके, कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट एक होता है नंबर 3 आवर्ती। आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक में कैसे आएगा? दुगुना तिगुना चौगुना। द्विगुना तिगुना चौगुना। मोहन सोहन की अपेक्षा दुगना बुद्धिमान है ना। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया आवर्ती बोधक। नेक्स्ट अगला होता है नंबर 4 विभागवाचक। विभागवाचक का मतलब क्या होता है? विभागवाचक का मतलब होता है कि जब विभाग बटे हुए हों कि प्रत्येक कक्षा में 50-50 अभ्यर्थी हैं, सबको 4-4 लड्डू मिलेंगे, 4-4 है ना, 10-10। उसके महाराणा प्रताप की तलवार एक साथ 4-4 गर्दन काटती थी, तो 4-4 ऐसा कैसे आएगा? विभाग बोधक आएगा। नंबर 5 एक होता है समुदाय बोधक। समुदायवाचक, समुदायवाचक में होता है जैसे चारों पांचों है ना, चारों सैनिक मारे गए, 5 जवान शहीद हो गए, चारों 5 पूरा समुदाय। तो ये संख्यावाचक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के भाई। पहला गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और एक सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, निश्चित और एक अनिश्चित संख्यावाचक। और जो निश्चित संख्यावाचक है उसके भी 5 प्रकार वो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा था? दूसरा किस प्रकार का है? तो क्रमवाचक में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखते हैं इनका। नरेश सबसे अच्छा खिलाड़ी है। इस वाक्य में बताना है कि ये किस प्रकार का इसमें क्या पूछा होगा? अवस्था किस प्रकार की है? जैसे 3 अवस्थाएं होती ना भाई, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और एक होती है उत्तम अवस्था। तो उत्तम अवस्था सबसे है ना, 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होता है सुंदर, एक होता है सुंदर, एक होता है सुंदरतर और एक होता है सुंदरतम। सुंदरतम, तो सुंदरतम का मतलब है कि उससे सुंदर कोई है ही नहीं, सबसे ही सुंदर है। सुंदरतर में होता है कि कंपेयर कराई जाएगी, तुलना कराई जाएगी। और सुंदर किसी से तुलना नहीं कही जाएगी, केवल ऐसे कहा जाएगा कि सीता सुंदर है, सुंदर है, किसी से नहीं कराएगा ना, केवल सुंदर है। तो मूल अवस्था है।
अगर ये कहा जाए कि सीता गीता से सुंदर है तो कौन सी अवस्था है? तो मध्यम अवस्था है, तो सुंदरतर बन जाएगा। मध्यम अवस्था, सुंदर की मध्यम अवस्था पूछेगा तो क्या लगाएंगे? सुंदरतर हो जाएगा। और सीता सबसे सुंदर है तो क्या लगाएंगे? सुंदरतम। आगे बताओ, अगर ये कहा जाए कि जो सर्वोत्तम शब्द है, सर्वोत्तम, वो कैसी अवस्था है? तीनों में से मूल अवस्था, मध्य अवस्था, उच्चतम, उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा यह है कि सिंदूरी शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, प्रविशेषण है या क्रिया विशेषण है? बताइएगा जरा कि सिंदूरी शब्द क्या है? बोलो। प्रविशेषण होगा, विशेषण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, एक बात तो बताओ। ये जो है कश्मीरी प्रविशेषण, क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। लाल, सिंदूरी लाल होता है ना, तो कौन सा स्वर पूछा है? सिंदूरी दिया ना उस, हाँ, तो लाल तो विशेषता है, और विशेषता की भी विशेषता को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। वह गहरी नीली साड़ी पहनती है, तो गहरी शब्द क्या है? प्रविशेषण। विशेषता तो है ही नीली, लेकिन नीली की भी विशेषता है गहरी, तो गहरी हो जाता है, प्रविशेषण है। यहाँ से ऐसे पहचानते हैं। वह बहुत मोटा आदमी है। बहुत मोटा तो है विशेषण, और मोटा की भी विशेषता कैसा? तीन अवस्थाएं होती हैं विशेषता की भी, है ना। विशेषण की तीन अवस्था विलिखित होती, मूल अवस्था, मध्यम अवस्था और उत्तर अवस्था। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहा गया हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना, हथियाना ये किस प्रकार की क्रिया है? बोलिए जरा। नाम धातु क्रिया। कहाँ होती है नाम धातु क्रिया? नाम धातु क्रिया होती है कि जब कोई क्रिया किसी या तो संज्ञा से बने या फिर विशेषण से बने। जैसे क्रिया किससे बने? जैसे शब्द लिखा है लाज, लाज। जैसे शब्द लिखा है गर्म, गर्म, ये वाला लिखते हैं गर्म। शब्द लिखा है बात, बात। लाज भाववाचक संज्ञा है, गर्म विशेषण है, बात संज्ञा है। समझिएगा। अब लाज से क्या हो गया? लजाना। क्रिया बन गई लाज से लजाना, और बनी किससे है? संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से। तो ऐसी क्रिया को क्या क्या कहते हैं? इस प्रकार बनी क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। गर्म से गरमाना, गर्म से गरमाना, और बात से बतियाना, और लात से, ये कैसे क्रियाओं के उदाहरण है? ये नाम धातु क्रिया। किससे बनती है नाम धातु क्रिया? हाथ से। हथियाना भाई हाथ था ना मूल शब्द, तो हाथ, हाथ संज्ञा थी, हाथ से हथियाना क्रिया बना दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और बच्चे हैं थोड़े सवाल, आगे बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सोना, खाना, गाना और एक पढ़ना। आपको बताना यह है कि कौन सी इनमें अकर्मक क्रिया है। सोना। कौन सी है अकर्मक क्रिया? सोना। जैसे राम सोता है, राम खाता है, राम गाता है और राम पढ़ता है। अब बाकी देखिएगा कि राम सोता है, राम क्या सोता है?
उत्तर नहीं मिलेगा, संतुष्टि पूर्वक उत्तर नहीं मिलेगा। उत्तर नहीं मिलेगा मतलब और देखें जरा, राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, कुछ तो पढ़ता होगा, उत्तर मिल जाएगा, किताब पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, मिल जाएगा उत्तर। राम गाता है, गाना से क्या, राम गाता है, राम क्या गाता है, कुछ तो गाता होगा, कोई कव्वाली गाता होगा, कोई उर्दू की शायरी गाता होगा। राम खाता है, क्या खाता है, पनीर, कुछ तो खाता होगा। राम सोता है, क्या सोता है, उत्तर मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब संतुष्टि पूर्वक उत्तर ना मिले तो समझ लो अकर्मक है। उत्तर मिल जाए, भले ही दिया ना हो उसमें, लेकिन मिल जाए उत्तर, है ना, निकल जाए, कुछ भी हो तो सिर्फ एक तरीका है पहचानने का। सीधा तो है ही कि स्वयं प्रभाव कर्ता पर पड़े, ये तो कल की क्लास में समझाया था, ये दूसरा तरीका बताया आज समझाने का। क्या जी के हाँ, नेक्स्ट पढ़ेंगे अब।